वर्तमान सदी में हिंदी साहित्य की रचनात्मकता एक नई प्रक्रिया से गुजर रही है। इसमें बाजार के बदलते अर्थतंत्र, टेक्नोलॉजी की अनिवार्यता और सामाजिक ढांचे के बदलाव के नए दबाव, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमारी साहित्यिक और सामाजिक सोच और समझ को बदल रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। आज के रचनाकार के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि इन सभी संदर्भों को अपनी रचना प्रक्रिया का हिस्सा बनाए। ऐसे ही समसामयिक विषयों पर अपनी कहानियाँ बुनती एक हिंदी की कथाकार हैं रजनी गुप्त। आज हिंदी धरोहर में प्रस्तुत है रजनी गुप्त की एक ज्वलंत कहानी फांस। लेकिन उससे पहले रजनी गुप्त का एक वक्तव्य। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि हमारे दौर के महत्वपूर्ण कथाकार हरीश जी ने मुझसे कहानी भेजने का आग्रह किया। फिर मैंने अपनी कहानियों को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि हमारे बीच में हमारे दौर के महत्वपूर्ण अभिनेता और महत्वपूर्ण साहित्य को संवर्धित करने वाले कलाकार दिनेश जी ने हिंदी धरोहर में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने हिंदी धरोहर में देश भर की अखिल भारतीय स्तर की शानदार कविताओं को, कहानियों का चयन करके यूट्यूब पर डाल के वो न केवल आज की पीढ़ी को बल्कि विरासत के तौर पर बड़े स्तर पर उन्होंने एक काम लगातार जारी रखा है। यह भी खुशी की बात है कि उन्होंने मेरी एक कहानी फांस को पसंद किया। अब मैं अपनी कहानी फांस के बारे में बताना चाहती हूँ। यह कहानी आज के दौर में, जहाँ पर नव पूंजीवाद और भौतिकतावाद के दायरे बढ़ रहे हैं, आज के दौर में कैरियर और महत्वाकांक्षा के बीच में उनके दुष्चक्र में फंसे युवा जगत की मनोजगत को मैंने थाह ली है। मैं जब बताना चाहती थी कि किस तरह से पारिवारिक और सामाजिक दबाव के चलते बच्चे ऐसे करियर को पकड़ लेते हैं जो उनकी रुचि का नहीं होता है और फिर वो उसमें उस दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि बच्चे के अंतर्द्वंद को, तकलीफ़ों को, वेदना को और उस वेदना तकलीफ़ों के बीच में डिप्रेशन में जाते हुए बच्चे का मनोजगत का अच्छी तरह से थाह ली जाए। आइए सुनते हैं रजनी गुप्त की महत्वपूर्ण कहानी फांस का दूसरा और अंतिम भाग। कैसा तो मटमैला सुस्त सा दिन था वो, जब रोज की तरह धूप चढ़े सोकर उठा कि बेंगलोर से बहन का फोन आ गया। भाई, यहां आकर मार्केटिंग का काम करेगा तू? शुरू में 10,000 मिलेंगे मगर बाद में बढ़ाएंगे। नहीं मेरा, मार्केटिंग का काम नहीं होगा मुझसे। तू अपनी सोच, मेरा क्या। तू हर काम को फट से नकार देता है, ये ठीक बात नहीं। अगले हफ्ते मैं निर्देश के साथ घर आ रही हूं। कुछ न कुछ सोचते हैं तेरे वास्ते और निकलेगा कोई रास्ता। मेहा की शादी इतनी जल्दी 1 सप्ताह में हो जाएगी, ये सब अकल्पनीय था उसके लिए। ऐसे मौके पर सुगम के होने न होने को सिरे से नकारते हुए ताऊ के लड़के ने भाई की रस्में निभाई। वो कुरेद कुरेद कर मां से पूछता, मम्मी, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता, बस इसी वजह से मेहा की शादी में मुझसे भाई की रस्में नहीं करवाई गई? साफ साफ बोलो ना, चुप क्यों? ये फालतू की बातें सोच सोच कर काहे को अपना माथा खराब करता रहता है तू? कहा था ना कि BCA कर डाल, फिर से क्यों नहीं शुरू करता तू पढ़ाई? सुगम, तू साफ साफ क्यों नहीं बताता तुझे करना क्या है? क्या इरादा है तेरा? न चाहते हुए भी वो बात बात पर फिर से झल्ला पड़ती। गुमसुम खड़ा वो मां को एकटक घूरता रहा, फिर बिना कोई जवाब दिए सर्र से निकल गया अनजान रास्तों की तरफ। सोच की चक्कर घिन्नी मशीन तेजी से चलने लगी, जिसमें उसका वजूद तार तार होने लगा। मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं। बहन ने भी नकार दिया मुझे, माँ बाप ने भी। पापा तो शुरू से ही नफरत करते थे। सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। किसी काम में मन नहीं लगता। पहले मेहा थी तो थोड़ा बहुत मन भी लगता था,
मगर शादी के बाद मेहा ने भी मेरे वजूद को नकार दिया। कितना अलग थलग पड़ गया मैं। नहीं, मुझे किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं। इस दुनिया में अब कौन है मेरा? एक बार बचपन में पापा को फोन किया था स्कूल के प्रिंसिपल ने, तो पापा ने कितनी बुरी तरह डांटा था मुझे। कभी नहीं भूल पाता मैं उनकी डांट फटकार। नालायक, किस कुघड़ी में जन्म लिया तूने, सत्यानाश कर दिए हमारे सपने। क्या क्या नहीं सोचा था तेरे वास्ते, मगर तेरे से तो कई गुना बेहतर तेरी बहन निकली। मगर मां जरूर मेरी बेहतरी के बारे में सोचती है। मगर इन दिनों वो भी मेहा की सुख सुविधा की खातिर दिन रात एक किए रहती हैं। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे जीऊं? मेरी शादी का ख्याल तो किसी के मन में दूर दूर तक नहीं होगा। ऐसे उजाड़ खंडहर में जिसका जीवन तब्दील हो चुका हो, उससे भला कौन शादी करेगा? कौन थामेगा मेरा हाथ? तो क्या ता जिंदगी में अकेला पड़ा पड़ा यहीं इसी काल कोठरी में रहकर मर जाऊंगा? उस सुनसान अंधेरे बंद कमरे में लेटे लेटे यही लगता जैसे चारों तरफ से कई नुकीले पैने दांतों वाले खूंखार जानवर उसे देख गुर्राने लगे हों, या अंधेरे में आकार बनाते अनजाने शेर, चीते या गिद्ध एक साथ मिलकर उसे अपना शिकार बनाने की जुगत लगा रहे हों। कभी लगता जैसे वो खारे समुंदर के बीचों बीच जा फंसा है, जहां से कैसे भी बाहर निकलने की कोई जुगत कारगर नहीं हो सकती। हाथ पैर फड़फड़ाने की चाहे जितनी कोशिश करता रहे, मगर जाल में फंसे बेबस पंछी की तरह तड़पने के सिवाय करे तो क्या करे वो? लेटे लेटे लगा जैसे मम्मी कह रही हों, इतनी गर्मी में भी पंखा चलाने की सुध नहीं रहती तुझे। समय का अंदाजा लगाने के लिए उसने अंधेरे में सिरहाने रखी घड़ी उठानी चाहिए, जो तेज आवाज के साथ नीचे गिर गई। हाँ, रात के 2 बजे का समय चमक रहा था। सुगम, क्या हुआ? मां की स्नेह सिक्त आवाज सुनाई दी। बेचारी मम्मी, कल ही तो कह रही थी कि बेटा इतनी उदासी ठीक बात नहीं, अपन मिलकर कोई काम धंधा शुरू करते हैं। उसके पास मां के पूछे सवालों का जवाब नहीं सूझता, सो वो कन्नी काटता हुआ पुराना घिसा पिटा जवाब दे देता है, या हाँ हूं करके टाल जाता है। जब वो ज्यादा पीछे पड़ जाती हैं तो वो फिर से दोहरा देता है, कह दिया ना, कर लूंगा कुछ भी। दिल्ली से ग्रेजुएशन की डिग्री वाला ऐड देखा था मां, वहीं से करवा दो, मौसी से कहकर देखो ना। तेरे कहने से पहले ही बात कर चुकी बेटे, वो सब नकली डिग्रियां बांटते हैं, तेरे किसी काम नहीं आने वाली वो। अपने तरीके से मां भी साथ देने की कोशिश जरूर करती। उनका गुस्सा, रुआंसी आवाज और अपने प्रति चिंता देख उसके भीतर जमी बर्फ थोड़ी देर के लिए पिघलती और उनके चेहरे पर बेचारगी उतर आती। मगर ऐन मौके पर फिर पापा की वही बातें, कब तक खाट तोड़ता पड़ा रहेगा निखट्टू कहीं का, बेवकूफ कहीं का। जरा भी शर्म नहीं कि उसी कॉलेज से बहन पढ़कर बाहर निकल गई, मगर इसे देखो, 2 साल बाद भी ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाया। रिश्तेदारों के राक्षसी चेहरे और जानवरों की शक्ल लगाए सहानुभूति जताने वालों से चिढ़न होने लगती। सचमुच ऐसे मतलबी, टुच्चे, घटिया पैसे वालों की बातें सुन सुनकर कोफ्त होने लगती। कई अंधेरी रातें उसे वही आवाजें सुनाई पड़ती जिनमें शुमार थीं नसीहतों की भारी भरकम गठरियां। नहीं, अब और नहीं ढोई जाती ये गठरियां। कल वो पड़ोस का शिखर अपनी शादी का कार्ड देने आया था, जिसे देखते ही मां की आंख भर आई। पता नहीं मेरे नसीब में ये सुख लिखा है या
बिन कहे ही काफी कुछ कह दिया मम्मी ने। वैसे क्या कर रहे हो सुगम? हमेशा की तरह चुप्पी का तनोवा तना रहा। अब तुम ही समझाओ। हमारे समझाने का तो कोई असर नहीं पड़ता। सुनते ही सर्र से उसी अंधेरी कोठरी में घुसकर फिर उन्हीं अंधेरों से मुठभेड़ करने लगा वो। सभी अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं, व्यस्त हैं, कामयाब हैं। एक वही सबसे पिछड़ गया है। कभी ये भी लगता कि घर से बाहर निकलते ही सब उसे हिकारत से देख रहे हैं या उस पर थूक रहे हैं। सबके बीच वो किस कदर बैकफुट पर धकिया दिया गया है। ऐसे इस तरह कमरे में घंटों अकेले पड़े पड़े मुर्दों की तरह घुट घुट कर जीने से क्या फायदा? न तो वो मरने में है न जीने में। तो फिर क्या करे वो? कहाँ भाग जाए? इतनी बड़ी दुनिया में कौन है मेरा सच्चा मीत? मन में दूर दूर तक नहीं होगा। ऐसे उजाड़ खंडहर में जिसका जीवन तब्दील हो चुका हो, उससे भला कौन शादी करेगा? तो क्या जिंदगी में अकेला पड़ा पड़ा ऐसे ही घुट घुट कर मर जाऊंगा एक दिन, यहीं इस अंधेरे बंद कमरे में? इतनी बड़ी दुनिया में है कोई मेरा सच्चा मीत, साथी? जाऊं तो जाऊं कहां? सचमुच यहां रहने का दिल नहीं करता अब तो, कतई नहीं। सोचते सोचते शाम ने कब रात के कपड़े पहन गाढ़े अंधेरे का दामन थाम लिया, पता ही नहीं चला। मगर हां, उस गहराती रात में टिक टिक चलती घड़ी के पेंडुलम पर जरूर उसकी निगाहें देर तक थमी रहीं। वाकई वो मां को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, सो कई बार किताबें खोलकर पढ़ने की कोशिशें की, मगर सारे अक्षर धुंधले पड़ने लगते। अपने से लड़ता लड़ता पस्त पड़ जाता। सोचते सोचते दिमाग कुंद हो उठता। बड़ी मेहनत से किताबों की लिखी इबारतों को जोर जोर से पढ़कर दिमाग में बिठाने की कितनी ही तरकीबें करके देख चुका, मगर शब्दों की इबारतें धड़धड़ाकर गिरती बहुमंजिला इमारतों के मलबे में तब्दील होती जाती। वो हैरान, परेशान, अवसन्न, हताश होकर टूटता बिखरता। मन करता इन झमेलों से कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाऊं। आई कांट हेल्प माई सेल्फ। कंप्लीट फेल्योर। इन अनजान अंधेरों से उपजते अराजक जानवरों से जूझते जूझते थक गया, पस्त पड़ गया। सो इनसे दूर जाना ही होगा। कुछ पेट भरने लायक कर ही लूंगा। फिर वही अजगरी सवाल उसे डराने लगे थे। मगर यहां इस कमरे की आवाजें उसे निगल जाएंगी, सो इन्हें छोड़कर जाना ही होगा उसे, कहीं भी दूर, बहुत दूर। चलते समय घर के चारों तरफ उसने एक उड़ती उचाट नजर से देखा, जिसे कितने चाव से बनवाया था। मगर किसका घर? कौन है यहां मेरा? चारों तरफ से उसके वजूद को नकारे जाने की यादें असहनीय हो उठी। फिर क्या था? बमुश्किल रोके कदम बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे। हाथ में वही छोटा सा बैग लिए बाहर निकलने को था, तभी अपनी तरफ सवालिया नजरों से घूरती मां को इशारे से बाहर निकलने का कहा। ऐसे तो वो कई दफे कई जगह आता जाता रहता ही है, सो वो कुछ कहेंगी नहीं। एक बार फिर वही ख्याल, सुगम, हु केयर्स फॉर यू एंड व्हाई? यू आर 28, जस्ट ग्रोन अप। जब कई दिनों तक सुगम नहीं लौटा तो ममता का धीरज टूटने लगा। चला गया होगा कहीं, आ जाएगा घूम फिर कर, काहे को अपना जी हलकान करती हो? कमल ने
सांत्वना का लेप लगाना चाहा। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, मोबाइल भी यहीं छोड़ गया है। कहीं पुलिस में खबर कर दो, पेपर में फोटो वगैरह छपवा दो, कुछ तो करो। मेरा जी घबरा रहा है। मिया को खबर कर दी है, वो भी परेशान थी। कुछ करो आप प्लीज, कुछ तो करो। ममता की कातर पुकार सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो कमल को झिंझोड़ने लगी। अब किसे डांटेंगे आप? हर वक्त बेचारे को डांटते फटकारते रहते थे आप। महीनों तक अनबोला किए रहे उससे। आपने ही मारा है मेरे लाल को। सुगम, ओ बेटा सुगम, तू जहां भी है बस एक फोन कर दे अपनी मां को। लौट कर आजा मेरे लाल। सुगम, मेरे कलेजे के टुकड़े, लौट आ जल्दी से। देख, तेरी मां ने तेरे बगैर कब से ठीक से खाना नहीं खाया। कितनी रातें जाग कर काटी हैं बेटे। दिन एक एक करके बासे कपड़े बदल धुले कपड़े पहनता रहा। रात सुबह में, सुबह फिर से रातों में तब्दील होती रही, मगर कहीं कुछ चमत्कार नहीं घटा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या पीर फकीर के पास जाते जाते कई महीने बीतते रहे। जो नहीं होना था वही हो गया। घर से गायब हुए सुगम की कोई खैर खबर नहीं। कहां कहां नहीं ढूंढा उसे। जहां किसी के पाए जाने की खबर मिलती वो दौड़ पड़ती उसी तरफ। अखबार में पढ़ा, चिल्ड्रन होम में कैद 40 बच्चे छुड़ाए गए। भागी दौड़ी जा पहुंची वहीं। वहां का सीन देखकर जलते कलेजे को ठंडक मिली। पूरे 5 साल बाद किसी माँ बेटे का पुनर्मिलन देखकर वो खुद ही रो पड़ी। किस्से के कुछ टुकड़े छन छन कर उनके पास आ रहे थे। ये सारी कहानी नमन के मुंह से। स्टेशन पर बैठे गुमसुम बच्चे को देखकर वो समझ गए लड़का भागकर आया है, सो उसके पास पहुंचकर पट्टी पढ़ाई गई। घर लौटोगे तो खूब डांट पड़ेगी, चलो हमारे साथ, दिल्ली या मुंबई। पढ़े लिखे हो, होटल मैनेजर का काम तो कर ही लोगे। वहां से लौटकर घर पर बता देना, तब वो खूब खुश होंगे। सब्ज बाग दिखलाकर वो इसे कहीं ले जाकर बेचने की फिराक में थे, मगर ऐन मौके पर पुलिस की नजरें उन पर पड़ गईं। धरपकड़ में घबराकर बच्चे से कहा गया कि अपना नाम बदल दो, वरना। सो पुलिस रिकॉर्ड में उसका बदला हुआ नाम था। वहां से उसे शेल्टर होम लाया गया, जहां बात बात पर उसे बेल्ट से मारा जाता। ऐसे सख्त माहौल में माँ बाप की खूब याद आती। कई बार घर जाने की सोची, मगर उसकी बदकिस्मती कि किसी ने निकलने ही नहीं दिया उसे। पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन और तमाम अखबारों में गुमशुदगी के इश्तहार छपते, मगर बदकिस्मती से नमन का पता नहीं लग पाया। थाना इंचार्ज, एसपी, विजिलेंस टीम, जेल प्रशासन, सब जगह फोटो भेजे गए। अपना अपना दर्द सुनाकर माँ बाप लौट जाते। मगर कभी कभी जिंदगी अजीबोगरीब तरीके से अपना खेल रचती रहती है। जिस दिन शेल्टर होम से गुम हुए नमन को लेकर गाड़ी बाहर जाने को तैयार खड़ी थी, ऐन मौके पर नमन के पापा ने भी उसी शेल्टर होम के बाहर अपनी गाड़ी रोक दी। अभी वो पूछताछ करने के इरादे से गेट तक पहुंचे ही थे, तब तक नमन दौड़ते हुए उनके पास आ पहुंचा था। कितनी प्रताड़नाएं, कितनी तरह की यंत्रणाएं और क्या क्या नहीं झेलना पड़ता घर से भागे बच्चों को। मगर काश कि बच्चे पहले ही समझ पाते इस हकीकत को। ऐसे भावुक सीन टीवी पर बार बार दिखाए जा रहे थे, जिसे देख देख कर ममता की सूनी आंखों में फिर से लौटने की आस बंधने लगी। मेरा सुगम भी शायद इसी तरह लौट आए किसी दिन। हे प्रभु, जहां भी हो उसकी रक्षा करना। ममता के मन को समझ पाना सचमुच कठिन होता गया। उम्मीद का एक सिरा बंधता है तो कभी एक ही झटके में टूट भी जाता है।
बुझी आंखों में जीने की लौ दिपदिपाने लगती। मगर दिन पर पैर टेके अगला दिन और फिर ऐसे कई दिन निकलते गए। कितनी अकल्पनीय छोटी छोटी बातों पर संवेदना के आघातों से किस कदर विचलित हो उठती वे। बार बार यही सोचने लगती, कितने अदेखे संकटों को झेल रहा होगा बच्चा, किस कदर आत्मविश्वास का संकट आन खड़ा होता होगा। हताश मन में भूले भटके यादों की कौंध चमकती। इस कड़ाके की ठंड में मेरा बच्चा न जाने क्या पहने कहाँ रह रहा होगा। बंगालन का भतीजा पूरे 7 साल बाद मुंबई से लौटा था। सो हिम्मत नहीं हारते। सोचते हुए वो फिर से अपनी सोच के अबूझ किस्म के अंधेरों से जूझते जूझते न जाने किन गहरी खोहों में खो जाती। सुबह होती, सूरज की कांपती लौ के साथ नए सिरे से सूनी आंखों में हल्की सी उम्मीद की कौंध जगमगाने लगती। फिर दिन बीतते बीतते न जाने कब कैसे शाम होते होते वो फिर से घिरने लगती उन्हीं अंधेरों से, जहाँ जाते ही उनका वजूद उसी अंधेरे में विलीन हो जाता। ओह, पलकों के अंदर और पलकों के बाहर भी लेटते ही अजीब अजीब डरावनी आकृतियां घेर लेती उन्हें। अब समझ आया, मेरा बच्चा इन्हीं आकृतियों से घबरा कर भागा होगा। डिप्रेशन की बीमारी ऐसी अंधेरी गुफाओं की तरफ खींच ले जाती है जहां से वापसी कभी मुमकिन नहीं लगती। तो क्या वो ताजिंदगी त्रिशंकु की तरह अधर में लटकी रहेंगी? उसके लौट आने की चिर प्रतीक्षा ता उम्र चलेगी? कहीं उसके कदम खुदकुशी की तरफ तो नहीं। सोचते हुए उनके हलक के अंदर खूब गहरे धंसी मरणांतक फांस ऐसी तकलीफ पहुंचाती कि उनका मन करता ये सब छोड़ छाड़ कर वो कहीं दूर भाग जाएं या नदी नाले में सरक जाएं। मगर उम्मीद का दूसरा सिरा उन्हें जीने की ताकत बख्शने लगता। यहाँ का जीवन बस यहीं इस मोड़ पर आकर थम जाता है। सो इस गेट के बाहर पैर रखते ही बस आपकी दुनिया शुरू, जहाँ कोई किसी का साथ देने नहीं आता। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा अपना परिवार। एक बात की गांठ बांध लेना कमल, कुछ भी दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। ये जिंदगी है ही ऐसी जो बिना बताए झटका पर झटका देती रहती है। मगर हम धीरे धीरे इसके आदी होते जाते हैं। कुछ हकीकतों को मान लो और उन्हें लेकर मातम मनाना बंद कर दो। अपने विदाई समारोह में चंद दोस्तों के संग बैठे कमल इस बाहरी शोरगुल के अलावा अपने अंदरूनी कोलाहल से घिरे थे। बेचैन अंतस में एक कचोटता अपराध बोध उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। अकेले होते ही, सूने अंधेरे घर में घुसते ही, ममता का चेहरा देखते ही कलेजा कांप उठता। जिंदगी एक साथ इतने सारे काश क्यों कर दे जाती है? कभी वो अपने भाग्य को कोसने लगते तो कभी विपरीत हालात से घिरकर अपने से मुंह चुराने लगते। क्या सचमुच सारी गलती उन्हीं से हुई? दफ्तर से घर जाने के लिए छुट्टी मंजूर ही कहाँ हो पाती थी। जैसे तैसे आ पाते और बेटे की अराजकता देख गुस्से पर काबू न होता तो भड़क पड़ते। जब भी ममता उन्हें कटघरे में खड़ा करती तो वो बेचैनी से घिरे जाल में फंसे बेबस मछली की तरह छटपटाते हुए अधमरे से हो जाते। पस्त, पराजित और हताश कमल को कुछ नहीं सूझता तो बेटी की कामयाबी के बारे में सोचकर मन बहलाने लगते। अगर हमारी परवरिश में कमी होती तो मेहा का कैरियर कैसे इतना शानदार बनता? नहीं,
उनका कोई कसूर नहीं। सोचकर खुद को जस्टिफाई करते हुए उनके कानों में अनायास ममता की आवाज़ें सुनाई दी, जो रात बेरात किसी भी समय ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाने लगती। रोज़ रोज़ नए सिरे से जीना मरना शायद इसी को कहते हैं। मन घबराता तो रात में उठकर बेटे सुगम के कमरे में जाती, जहां वो अबूझ किस्म के जानलेवा अंधेरों से घिर जाती। अब तो ये अंधेरे ही उनके संगी साथी हो गए हैं। सो उनसे बतियाते हुए बड़बड़ाना शुरू हो जाता उनका। जब से सुगम गया है तभी से मेरे दिल में, मेरी रूह में, तन मन में एक अजीब फांस फंसी है। कौन निकालेगा इसे? अरे है कोई उसे निकालने वाला? अरे अरे सुन रहे हैं ना आप लोग? बुला दो मेरे बेटे को प्लीज। कितने गहरे हालत में धंसी है वो फांस, जो मेरे लहू का शोर बन गई है, जिसे लेकर ही मरना पड़ेगा मुझे। कैसे भी चैन नहीं मिल रहा। बहुत तेज चुभन सांस नहीं लेने दे रही। यहाँ देखो, यहाँ हलक के नीचे, यहाँ इस जगह दिख रही है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा चलो डॉक्टर के पास ही ले चलो, मगर जल्दी करो प्लीज। लगातार आती आवाजें आखिर उन्हें चैन से जीने क्यों नहीं देती। यहां पर कहानी पर विराम लग जाता है, खत्म हुए बिना।